अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है टू द लाइट हाउस। ये नॉवल है जो वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर वाइज समरी, क्रिटिकल एप्रिसिएशन और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। नॉवल और वर्जीनिया वुल्फ के दोनों के की पॉइंट्स जो कि एग्जाम्स में एमसीक्यूज की ज़रूरत में पूछे जा सकते हैं उनको देखेंगे। और इस वीडियो में जो नोट्स मैं यूज़ करूँगी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। वर्जीनिया वुल्फ जो हैं वो उनका पूरा नाम एडेलीन वर्जीनिया वुल्फ या एडेलाइन वर्जीनिया स्टीफन है। 1882 में पैदा होने वाली और 1941 में इनकी डेथ हो गई। इनका लाइफ स्पैन जो है वो 59 ईयर्स है। ये पैदा हुई यूनाइटेड किंगडम में और इनकी डेथ भी यूनाइटेड किंगडम में ही हुई। ये मॉडर्न नॉवेलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, क्रिटिक हैं, पब्लिशर हैं। नॉवेलिस्ट का मतलब नॉवल लिखने वाला, एसेइस्ट का मतलब ऐसे लिखने वाला, क्रिटिक का मतलब कि दूसरे राइटर का काम पढ़ के उन पे क्रिटिसिज्म करना या उनमें खामियां और खूबियां बयान करना। पब्लिशर का मतलब ये है कि इनका एक पब्लिशिंग हाउस था, इनके शौहर के साथ मिलके इन्होंने खोला था और वैसे भी इन्होंने उस पब्लिशिंग हाउस में भी काम किया और दूसरे राइटर्स का काम पब्लिश भी किया वहाँ पर। ये फेमस है अपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के राइटिंग स्टाइल की वजह से। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की एक प्रॉपर वीडियो चैनल पे मौजूद है। पर मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँ कि शायर जब अपने ख्याल में गुम होकर लिखता जाता है तो उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। कभी वो प्रेजेंट की बात करता है, कभी वो पास्ट की बात करता है। शायर, पोइट हो, राइटर हो, वो अपनी ही धुन में लिखे चला जा रहा होता है। जो उसके दिमाग में आ रहा होता है वो बस लिखता चला जा रहा होता है। इनके शौहर का नाम था लियोनार्ड वुल्फ और वो जो वर्जीनिया वुल्फ है वो एक आर्टिस्टिक फैमिली से बैकग्राउंड है उनका। आर्टिस्टिक फैमिली से उनका ताल्लुक है। उनके फादर जो थे वो हिस्टोरियन थे। उनकी बहन जो है वो भी एक पेंटर थी, पेंटिंग बनाती थी, वो भी आर्टिस्ट थी। इनके अंदर मेंटल सिकनेस ये भी डिस्कवर हो चुकी थी, यानी कि वर्जीनिया वुल्फ दिमागी तौर पे थोड़ी जो थी वो वीक थी। जैसे कि उनको डिसऑर्डर थे मेंटल सिकनेस की वजह से, जिसका नाम बाइपोलर है। मतलब उनकी पर्सनैलिटी शिफ्ट करती थी, वो कभी बहुत खुश हो जाती थी, कभी बहुत उदास हो जाती थी, कभी कोई पर्सनैलिटी ले लेती थी, कभी कोई ले लेती थी। इन्होंने सुसाइड की भी अटैम्प्ट की, 2 अटैम्प्ट्स की और तीसरी में ये मर गई, रिवर में डूब के मरी थी। इन्होंने अपनी कोट की पॉकेट्स में बहुत सारे पत्थर भर लिए थे और दरिया में छलांग लगा दी थी और डूबने की वजह से इनकी मौत हो गई थी, तो इन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट की। इनके 2 बहुत ही फेमस वर्क हैं, नॉवल हैं, जो मिसेस डेलोवे हैं 1925 में इन्होंने लिखा और टू द लाइट हाउस 1926 में जो इन्होंने लिखा। इसके अलावा इनका एक ऐसे अरोमा ऑफ वन्स ओन भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बाकी फेमस वर्क भी आपको रेफरेंस देने के लिए लिख दिए हैं। अब टू द लाइट हाउस की तरफ चलते हैं। नॉवल को समझने से पहले सबसे पहले उसके की पॉइंट्स, उसकी सेटिंग वगैरह देख लेते हैं। उसके बाद उसके मेजर कैरेक्टर देखेंगे और फिर स्टोरी की तरफ चलेंगे। नॉवल का पूरा नाम है टू द लाइट हाउस। ऑथर है वर्जीनिया वुल्फ और ये वर्क जो है वो ये नॉवल है। लिखा है जो जॉनरा है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा है। लैंग्वेज जो यूज़ की थी वो इंग्लिश। लंदन में लिखा गया था 1926 के अंदर, लेकिन पब्लिश किया गया 1927 के अंदर। और पब्लिशिंग हाउस जो था वो होगर्थ प्रेस था, जो कि वर्जीनिया वुल्फ खुद रन करती थी अपने शौहर के साथ। मतलब होगर्थ प्रेस ही को वो वहाँ पे काम करती थी, उसी की वो मालिक थी। नरेटर जो है वो अनोनिमस है। वर्जीनिया वुल्फ इससे के अंदर अपने आप को जाहिर नहीं करती, लेकिन स्टिल बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि टू द लाइट हाउस जो है वो वर्जीनिया वुल्फ की अपनी कहानी, अपनी ज़िंदगी के वाक़ियात से मुतासिर है। इसके अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नरेटर चेंज करता है, थर्ड पर्सन का यूज़ करता है। कैरेक्टर ही कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, फीलिंग्स को एक दूसरे की डिस्क्राइब करते हैं और नरेशन का पर्सपेक्टिव बार बार कैरेक्टर से कैरेक्टर पे चेंज होता रहता है। इसके अंदर जो टोन उन्होंने यूज़ किया वह एल्जिक, पोइट्रिक और राइमिक, इमेजिनेटिव यूज़ किया। टेंस पास्ट मतलब पास्ट की बातें की गई हैं। जो टाइम सेटिंग इसके अंदर यूज़ की है वो वर्ल्ड वार 1 के फ़ौरन बाद की टाइमिंग दिखाई गई है। और जो प्लेस इसके अंदर यूज़ की है वो आइल्स ऑफ स्काई है, जो कि स्कॉटलैंड में एक आइलैंड है। प्रोटैगनिस्ट इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को पूरा नॉवल पढ़ने के बाद भी पता नहीं लगता कि प्रोटैगनिस्ट कौन था इस नॉवल के अंदर। बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि मिसेस रामसे जो थी वो सेंटर ऑफ द स्टोरी रहती हैं टू द लाइट हाउस की, तो वो प्रोटैगनिस्ट थी, लेकिन ऐसा नहीं है। लिली जो इसके अंदर एक और लिली ब्रॉस एक और माइनर कैरेक्टर, मेजर कैरेक्टर है इसके अंदर। और वो इसके अंदर प्रोटैगनिस्ट है वो इसलिए क्योंकि शुरू में वो कुछ करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती, लेकिन आखिर के अंदर वो कर लेती है, तो उसी के अंदर सिर्फ एक प्रोग्रेस नजर आई है। तो लिली जो है प्रोटैगनिस्ट है। हर नॉवल का जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन होता है वो मेजर कन्फ्लिक्ट
रखता है, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स और फिर फॉलिंग एक्शन पे डिपेंड करता है। इसका मेजर कन्फ्लिक्ट ये होता है कि कॉमन लोगों की, कॉमन कैरेक्टर की स्ट्रगल, उनकी लाइफ में chaos और ऑर्डर दोनों को शो करना, ये इसका मेजर कन्फ्लिक्ट है। राइजिंग एक्शन में ये होता है, यानी कि नॉवल के शुरू में ये होता है कि जेम्स जो मिस्टर रामजे जो है वो मेजर कैरेक्टर हैं, उनकी फैमिली के बारे में ये नॉवल है। तो उनका जो सबसे छोटा बेटा है वो लाइट हाउस देखने की जिद करता है, और मिस्टर रामजे जो होते हैं वो एक रिजिड मैन होते हैं, लेकिन बीवी से सिंपैथी चाहते हैं। इसके अंदर उनका एक स्टूडेंट होता है चार्ल्स टेस्ले, वो भी औरतों को सप्रेस करना या वो कहना, वो ये कहता है कि ना ही औरतें अच्छा पेंट कर सकती हैं और ना ही अच्छी पोइट हो सकती हैं। तो लिली जो है इसके अंदर पेंटिंग की अटेम्प्ट करती है और आखिर वो पेंटिंग बना लेती है। क्लाइमेक्स यहाँ पे होता है कि जो डिनर पार्टी होगी वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। और फॉलिंग एक्शन ये होता है कि मिस्टर रामजे जो होते हैं वो फाइनली अपने बेटे जेम्स और बेटी कैम को ले जाते हैं लाइट हाउस की तरफ, और लिली अपनी पेंटिंग बना लेती है। जो थीम इसके अंदर यूज़ की गई है वो ट्रांजेक्शन ऑफ लाइफ एंड वर्क है, मतलब हम किस तरह से अपनी वर्क और लाइफ को दोनों को बैलेंस करते हैं एक दूसरे के साथ, वो किस तरह पैरेलल चलती हैं। आर्ट है इसके अंदर, आर्ट इज़ द प्रिजर्वेशन, पेंटिंग के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आर्ट दिखाया जाएगा कि किस तरह प्रिजर्व करता है टाइम को। उसके बाद सब्जेक्टिव नेचर ऑफ रियलिटी एंड रेस्टोरेटिव इफेक्ट ऑफ ब्यूटी, ये सारी थीम्स आगे नॉवल में मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी ये कहाँ कहाँ आती हैं। सिंबल जो इसके अंदर यूज़ किया, लाइट हाउस, दिल्ली की पेंटिंग, रामसे का हाउस, बोरा स्कल एक पिक के स्कल को कहा गया है, फ्रूट बास्केट, ये तमाम सिंबल है। फोर शेडोइंग क्या होता है, एक टेक्निक है जो राइटर यूज़ करता है। इसके अंदर ये होता है कि कोई इवेंट को शुरू में इंडिकेट करता है कि ये होने वाला है, जैसे कि इस नॉवल के अंदर इंडिकेट करता है कि जेम्स लाइट हाउस शुरू में जाने की जिद करता है, लेकिन नॉवल के आखिर में वो आखिरकार वहाँ चला जाता है। अब टू द लाइट हाउस की कैरेक्टर देख लेते हैं समरी से पहले, क्योंकि अगर आपको कैरेक्टर याद नहीं होंगे तो आपको समरी समझ ही नहीं आएगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिसेस रामजी का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक टिपिकल हाउसवाइफ है, अपने बच्चों के शौहर का ख्याल रखती हैं, उनकी सारी ज़िंदगी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, अपने शौहर से बहुत लॉयल है, बहुत मोहब्बत करती हैं। उसके अलावा वो एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबल मदर भी हैं। मिस्टर रामजे रिजिड हैं, बहुत ट्रुथ है, ग्रेटेस्ट है, फिलोसोफर हैं, बहुत एजुकेटेड भी हैं, रैशनल हैं, साइंटिफिक हैं, और ज़िंदगी में कोई खासा एम नहीं रखते, लेकिन और अपने बच्चों के साथ खासे क्लोज भी नहीं है, अफेक्शनेट भी नहीं है, सेंटिमेंटल भी नहीं है, बल्कि उनके बच्चे उनसे, खास तौर पे जेम्स उनसे नफरत करता है। लिली जो है वो एक पेंटर है, यंग है, अनमैरिड है, और वो पेंटिंग बनाने की कोशिश करती है, शुरू से लेकर आखिर तक वो बना ही लेती है। जेम्स जो है वो सबसे छोटा बेटा है मिस्टर रामजे का, और वो लाइट हाउस जाने की जिद करता है, वो 6 साल का है। पॉल जो है वो मिस्टर रामजे का एक दोस्त है, और मिस्टर रामजे जो हैं वो अपने समर हाउस में वेकेशन जब गुजारने जाते हैं तो उनके 8 बच्चे वहाँ पे होते हैं, 6 गेस्ट उनके साथ होते हैं। तो पॉल और मिंटा दोनों ही वहाँ पे गेस्ट हैं। चार्ल्स टेस्ले उनका स्टूडेंट है, वो भी वहाँ पे मौजूद है। विलियम ब्लेक्स भी उनके दोस्त हैं, वो वहाँ मौजूद हैं। अगस्टस कैरामल एक बुढ़े इंसान है जो कि बहुत नशा करता है, वो भी वहाँ पे मौजूद है। एंड्रयू रामजे सबसे बड़ा बेटा है मिस्टर रामजे का, वो भी वहाँ पे मौजूद है। जेस्पर रामजे ये उनका बेटा है। रॉजर भी उनका बेटा है, प्योर उनकी बेटी है सबसे बड़ी, जो कि बहुत खूबसूरत भी है। रोज भी उनकी बेटी है। नैन्सी जो है वो केयर टेकर है उस समर हाउस की जिसमें मिस्टर रामसी वगैरह की फैमिली जाके नैन्सी भी जो है वो मिस्टर रामसे की ही डॉटर है, चैम्पी डॉटर है। और मिसेस मैकनब जो है वो हाउस कीपर है और घर का ख्याल रखने वाले समर हाउस जिसमें वो जाके वेकेशन गुजारते हैं। ये स्मॉल कैरेक्टर है, आप इनको एक दफ़ा नज़र दौड़ा लें। साथ साथ नॉवल में जब आएंगे तो मैं आपको बताती जाऊँगी कौन क्या था। ये नॉवल जो, अब नॉवल की अगर समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नॉवल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले पार्ट विंडो आता है जहाँ से नॉवल स्टार्ट होता है, इसके अंदर 19 चैप्टर है कुल। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है जिसका नाम है टाइम पासिस, और वो 10 चैप्टर पर मुश्तमिल है। उसके अलावा द लाइट हाउस आता है पार्ट, उसके अंदर 13 चैप्टर है कुल। यहाँ 11 से 13 लिखा, आप कंफ्यूज मत होना, 1 से 13 का मुराद है। और अब अगर जिन बच्चों को ये वाले इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो नोट्स जो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगे। जो बुक के लिए समरी लिखे बताने वाली हूँ आपको चैप्टर वाइज, वो मैंने बुक ली है लाइट हाउस बाय प्रोफेसर मुनव्वर अली मलिक। ये किताब महल की पब्लिकेशन है, वहाँ से पब्लिश की गई है। अब इस वीडियो को काइंडली आप लाइक कर दें और हम आगे चलते हैं अपनी समरी की तरफ। तो लाइट हाउस की जब हम समरी करते हैं तो पहला पार्ट जो है वो विंडो है। नॉवल कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि मिस्टर और मिसेस रामसे जो है अपने
वन द विंडो के अंदर चैप्टर 1 के अंदर ये होता है कि मिस्टर और मिसेस रामसे जो हैं वो अपने 8 बच्चों के समेत और 6 गेस्ट के साथ समर हाउस जाते हैं जो कि आइल्स ऑफ स्काई के ऊपर है। वहाँ पर जाते हैं समर गुजारने के लिए। उनका सबसे छोटा बेटा जो ये होता है उसका नाम है जेम्स, जिससे मिस्टर मिसेस रामसे प्रॉमिस करती हैं कि तुम्हें वो जो सामने लाइट हाउस नजर आ रहा है हमारे घर के सामने से, वो तुम्हें अगर मौसम अच्छा रहा तो दिखा के लेके आएंगे। जेम्स जो है वो बहुत खुश हो जाता है। उस वक्त वो एक कैटलॉग से नेवी और आर्मी की स्टोरीज काट रहा होता है। उसको ये शौक होता है कि इनको कट करके अपने पास कलेक्ट करे। जेम्स जो है होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फौरन ही उसके अब्बा टेरेस से नीचे उतर के आते हैं मिस्टर राम से और उसको कहते हैं कि मुझे लगता है कि कल का मौसम बिल्कुल ही ख़राब रहेगा तो हम नहीं जा सकेंगे लाइट हाउस की तरफ। ये सुन के उसका हवास बाख्ता सा हो जाता है और वो ये सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसके बाप ने मना कर दिया है। और उसको इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपने बाप को उस वक्त कत्ल भी कर सकता है। लेकिन जेम्स जो है वो सिर्फ 6 साल का है, सिर्फ अपने बाप से नफरत करने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर पाता। मिसेस रामसे जो हैं वो नीटिंग कर रही होती हैं, पेयर ऑफ स्टॉकिंग मतलब लंबी जुराबें होती हैं, उनको बना रही होती हैं। क्यों बना रही होती हैं? क्योंकि उन्हें चैरिटी करने को शौक होता है और लाइट हाउस का जो कीपर होता है उसका एक छोटा सा लड़का है, वो उसके लिए बना रही होती हैं ताकि वो सर्दी से बच सके। आगे ये होता है कि मिस्टर टेस्ले की एंट्री दिखाई जाती है कि मिस्टर टेस्ले जो हैं वो मिस्टर रामसी के स्टूडेंट हैं और मिस्टर रामसी का हर बात में साथ देते हैं। और वो कहते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है कि हवा जो है वो गलत डायरेक्शन में जाएगी और हम लाइट हाउस पर नहीं जा सकेंगे, जिससे जेम्स को मिस्टर टेस्ले से भी नफरत हो जाती है अपने बाप के साथ साथ। वो समझता है कि ये दोनों ही खराब हैं। खाने के बाद होता कुछ यूँ है कि जो बच्चे हैं वो खाना खाने के बाद बेडरूम तक चले जाते हैं। मिसेस राम से जो है वो टेस्ले से बात करते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे कल बाजार टाउन ले जाओगे शॉपिंग के लिए। वो मान जाता है कि हाँ मैं मिसेस राम से आपको ले जाऊंगा। वहाँ पर जब वो बाजार जाते हैं तो मिस्टर कैरामल कारमिशेल के बारे में बात करते हैं। कारमिशेल जो है वो एक पियक्कड़ है, नशा करते हैं और मिसेस रामसे के समर हाउस में ही मौजूद हैं। सब उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो जो हैं वो बहुत अच्छे मिजाज के भी हैं, लेकिन स्टिल उनका दिल टूटा हुआ है। उनकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं रहती। उनको पोइट्री का शौक होता है और वो किताबें बहुत पढ़ते हैं, इसलिए वो अपने अंदर ही रहते हैं। बूढ़े इंसान हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जब उनके बारे में बात कर रहे होते हैं तो मिस्टर टेस्ले जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि इनको फिलोसफर्स वगैरह के बारे में मिसेस रामसे जो है वो इसके बारे में नॉलेज रखती है। इससे वो फ्लैटर्ड हो जाता है। मिसेस रामसे का हर काम करने के लिए, उनके बैग उठाने के लिए तैयार हो जाता है। और आखिर में एक और टॉपिक पे वो बात करते हैं कि मिसेस रामसे जो है वो सर्कस की एडवर्टाइजमेंट देख के खुश हो जाती हैं, लेकिन टेस्ले के पास इतने पैसे नहीं होते कि मिसेस रामसे को ले जाए, तो वो इस बात को वहीं ख़त्म कर देता है, जिसमें मिसेस रामसे जो है वो उसको कोई खासा फील यानी कि बोरिंग फील करती हैं। उसके बाद आखिर में इन तमाम कन्वर्सेशन के बाद उन्हें लगता है कि वो टेस्ले को उसी तरह से पसंद करती हैं जिस तरह वो मिस्टर रामसे को पसंद करती हैं। वो इसलिए क्योंकि टेस्ले काफ़ी हद तक मिसेस रामसे से मिलता है और उन्हें ये भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो टेस्ले है वो भी उनके अंदर बहुत इंटरेस्टेड है और वो समझता है कि मिसेस रामसे जो है वो दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत हैं अपने 8 बच्चों के बावजूद। अगले चैप्टर 2 से लेकर 4 के अंदर ये होता है कि मिसेस रामसे जो है वो अपने बेटे जेम्स को समझा रही होती हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हम चले ही जाएंगे। इतने में लिली की एंट्री होती है। लिली जो है मिसेस रामसे की दोस्त है, यंग है, अनमैरिड है और वो पेंटिंग करना चाहती है, पेंटिंग बनाना चाहती है, लेकिन वो बना नहीं पा रही होती। साथ ही मिस्टर बैंक की एंट्री होती है जो कि मिसेस और मिस्टर रामसे की बड़ी बेटी प्योर के लव में यानी कि उसे पसंद करते हैं, लेकिन वो प्योर जो है वो उनसे शादी नहीं करेगी बल्कि मिस्टर बैंक किसी और से ही शादी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये होता है कि मिड सितंबर होता है और 6 बजे के बाद मिस्टर बैंक्स वगैरह ये लोग गार्डन में बात कर रहे होते हैं। इनके बीच में थोड़ी बहुत बातें होती हैं, लेकिन बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि वो पेपर में पूछी जाएं, तो इन बातों को स्किप करके 5 to 7 चैप्टर के अंदर ये होता है कि मिस्टर रामसे जो हैं वो अभी भी वही अपनी जुराबें सीने में लगी हुई हैं। अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि विलियम बैंक्स और लिली को शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो एक दूसरे के लिए दोनों सूटेबल हैं। अब वो उनको ये ख्याल आता है, इतने में जेम्स को उठाती है, कहती है कि आओ ये जो जुराबें मैं बना रही हूँ उस बच्चे के लिए नपवाओ। उसको नापती हैं, साथ साथ वो अपना आइडिया जो है वो भी शेयर करना चाहती हैं अपने शौहर के साथ। अपने शौहर को देखते कहती है कि अगर कल मौसम अच्छा रहा तो आप ऐसा करिएगा कि ये जो मैंने जुराबें बनाई हैं हाउसकीपर के बच्चे को दे आइएगा। ये वो मिस्टर राम से सुन के बहुत गुस्से हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी बीवी जो है वो मेरे बच्चों को झूठी
झूठी होप्स देती है, झूठ बोलती है, इसी वजह से मेरे बच्चे मुझसे बदगुमान रहते हैं, तो वो उनसे लड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मिसेस रामसे उनको कोई खासा जवाब नहीं देती हैं और खामोशी में सर झुका देती हैं। कुछ देर बाद मिस्टर रामसे भी अपने कमरे में चले जाते हैं। बाद में वो इस पर परेशान भी होते हैं और अपनी बीवी से सिंपैथी और मोहब्बत की डिमांड भी करते हैं। उनको विस्की और सिंपैथी दोनों का बहुत शौक होता है। वो अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन उनके दरमियान कोई ऐसा खास एनर्जेटिक सी चीज़ नहीं होती। इसके अलावा चैप्टर 8 to 9 के अंदर ये होता है कि मिसेस रामसे जो हैं वो कैरमेल से बात करती हैं, कार्ल मिशेल से बात करती हैं, और कार्ल मिशेल जो है वो उनकी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि वो नशे में धुत है, ओपीएम उसने ले रखी है, उसकी जो दाढ़ी है वो पीली हो चुकी है। वो एक अनहैप्पी मैन है जो इसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई है। उसको फिलोसफी में इंटरेस्ट है, उसको लॉक की कोटेशंस याद रहती हैं। इसके अलावा लिली का इंट्रोडक्शन आगे दिया हुआ है कि लिली एक अनमेरिड वुमेन है, वो भी अनहैप्पी है, अपनी ज़िंदगी के बेस्ट दिन मिस्टर रामसे के हिसाब से मिस कर रही है और वो चाहती हैं कि ये बैंक से किसी तरीके से शादी कर ले। आगे चैम का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, मिंटा का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, पाउल का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। मिंटा और पॉल दोनों आपस में शादी कर लेंगे और इनके एक दो सीन भी दिखाए जाते हैं। मिसेस रामसे को भी ये लगता है कि इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। चैम जो है मिसेस रामसे की सबसे छोटी बेटी है। मिसेस रामसे जो हैं वो चाहती है कि जेम और जेम्स बड़े ना हो। वो इसलिए बड़े ना हो क्योंकि बड़े जब हो जाएंगे तो उनके बच्चे नाफरमान हो जाएंगे। मिस्टर रामसे जो है वो चाहते हैं कि प्योर जो है वो टेस्ले से शादी ना करे क्योंकि उन्हें टेस्ले पसंद नहीं है, हालांकि वो उनका स्टूडेंट है, उन्हीं जैसा उनको पसंद ही नहीं है। इसके बाद मिस्टर रामसे जो है वो अपनी बीवी से थोड़ा सा मोहब्बत का इज़हार करते हैं, उनकी हाथ पे किस करते हैं। पाउल और मिंटा का सीन दिखाया जाता है कि पाउल जो है वो मिंटा के साथ बाहर वॉक करने के लिए जाती है और जो पाउल है वो मिंटा के साथ वॉक करने के लिए जाता है और मिंटा जो है वो किसी तरीके से अपना ग्रैंड माँ का जो दिया हुआ तोहफा ब्राउच होता है वो गुम कर देती है। तो मिंटा जब ये गुम कर देती है तो पाउल बहुत उसे ढूंढने की कोशिश करता है, कई दफ़ा ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मिलता। वो उससे मोहब्बत नहीं करता है कि वो सोचता है कि उसे नया ले देगा अगर ना मिला तो। आगे जेस्पर और रोज जो है मिस्टर और मिसेस रामसे के बच्चे, वो कहते हैं अगर हम डिनर पे लेट आए तो बाबू बुरा तो नहीं मानेंगे, लेकिन उसके बाबा कहते हैं, मिस्टर रामसे कहते हैं, मिसेस रामसे कहती हैं कि नहीं, जो डिनर का टाइम है उसी टाइम पर आ जाना। मिंटा और पाउल भी वापस आके डिनर पे बैठ जाते हैं। वो अनॉयड हैं क्योंकि वो लेट भी हैं। स्टिल उनको लगता है कि मिस्टर रामसे उनको गुस्सा करेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब डिनर के लिए असेंबल हो जाते हैं। मिसेस रामसे जो हैं वो हेड ऑफ द क्वीन, ये हेड ऑफ द टेबल लग रही होती हैं, इस तरह जैसे कोई क्वीन बैठी हो अपने जनता के आगे और उनके हस्बैंड जो हैं वो फ्राउनिंग कर रहे हैं, मतलब गुस्से में बैठे हैं, उन्हें नहीं पता कि क्यों फ्राउनिंग कर रहे हैं। वो कुछ मिसेस रामसे जो है वो कुछ बैंक से बातें करती हैं, चार्ल्स टेस्ले से बातें करती हैं, बेतुकी बातें होती हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं होता। लिली जो है वो टेस्ले को देखने के बाद कहती है कि दुनिया का बुरी तरीन इंसान है और उसको टीस करने के लिए कहती है कि क्या तुम मुझे कल लाइट हाउस ले जाओगे। टेस्ले इस बात पर गुस्सा हो जाता है, मे भी उसके पैसे नहीं होते, इस वजह से हो जाता है। वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो कहता है कि ये जो डिनर था वेस्ट ऑफ टाइम था, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे ऐसा होने वाला है तो मैं कभी भी ना आता। लेकिन फिर कुछ देर बाद डिनर के आखिर में जो लिली है वो उससे सिंपैथेटिक वे में कहती है कि क्या तुम मुझे ले जाओगे लाइट हाउस, तो वो उसको अपनी ईगो को साइड पे रख के कहता है हाँ मैं तुम्हें ले जाऊँगा। लिली अपनी पेंटिंग के बारे में सोचने लग जाती है कि मैंने जो पेंटिंग नहीं बनाई वो उसको किस तरह बनाऊँ, और तमाम लोग मैन और उनकी वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बातें करने लग जाते हैं। मिंटा और पाउल जो है वो अब अंदर आते हैं जल्दी जल्दी। तो जो मिंटा है वो बताती है कि उसने अपना अप्रोच जो है वो गुम कर दिया है और मिस्टर रामसे जो है उसके लिए सिंपैथी फील करते हैं। स्टिल वो कुछ कर तो नहीं सकते। पाउल ये चाहता है कि उसको उसका अप्रोच मिल जाए और मिसेस रामसे जो है इन पाउल और मिंटा की इस क्लोजनेस को देख के समझते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से इंगेज हैं, एक दूसरे के करीब हैं, और वो वर्ड हुई का यूज़ करते हैं तो उनका शक जो है वो यकीन में बदल जाता है। मिस्टर बैंक्स जो है, विलियम बैंक्स, वो मिसेस रामसे की डिश की तारीफ करते हैं। मिसेस रामसे जो है वो विलियम ब्लेक को कहते हैं कि विलियम ब्लेक एक अच्छा इंसान है, उसको लिली से शादी कर लेनी चाहिए। डिनर जो है वो ख़त्म हो जाता है, कोई रात को कोई ख़ासा फ़ायदा नहीं होता। और लेकिन पता नहीं क्यों मिसेस रामसे को लगता है कि जो चार्ल्स टेस्ले है वो उनको पसंद है, क्योंकि वो भी उनको पसंद करता है, और चार्ल्स टेस्ले बजाय इसके कि ऑकवर्ड है लेकिन स्टिल उनको पसंद है। रात का वक्त हो जाता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, सब अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। मिसेस रामसे जो है वो फ्लैटर फील कर रही होती हैं और रात के 11 बज गए हैं और वो बोर की स्केल के बारे में कहती हैं कि भाई
मिल्ड्रेड से कहती हैं कि उसको रख देना, लेकिन वो भूल जाते हैं, तो भूल जाती है। उसके बाद जब चेम और जेम्स उसको देखते हैं तो वो दोनों डर जाते हैं। चेम को नींद नहीं आ रही होती, बड़ी मुश्किल से उसको सुलाती हैं, जेम्स के पास जाती हैं। जेम्स, उन्हें पता था जेम्स गुस्से है क्योंकि लाइट हाउस नहीं जा रहे, स्टिल वो उसको अपनी शॉल उड़ाती है, प्यार करती हैं, उसको सुला देती हैं। साथ साथ वो अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही होती हैं, चार्ल्स डसले के बारे में सोच रही होती हैं। उनकी थॉट्स में आता है कि पाउल ने आज गोल्डन वॉच पहनी थी अपनी हैंड के अंदर, तो हो सकता है कि वो मिंटा से इंगेजमेंट कर चुका हो, और वो ये सोचते सोचते अपने हस्बैंड को बता रही होती हैं। जैसे वो कमरे के अंदर जाती हैं तो उनका हस्बैंड देखती है कि वो रीडिंग कर रहा है। उन्हें पता है कि उनका हस्बैंड जो है वो मिस्टर राम से जो है वो डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए वो चुप होकर बैठ जाती हैं, वहाँ पे किताब पढ़ती हैं। उनके हस्बैंड जब एक चैप्टर खत्म कर लेते हैं तो उनको बताते हैं कि मुझे लगता है पॉल मिंटा ने एंगेजमेंट कर ली है, जो इस पर मिस्टर राम से कहते हैं हाँ मुझे पहले से पता था। ये इस वक्त एंड हो रहा है इस द विंडो सेक्शन का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसके बाद मिसेस रामसे हैं वो फील करती हैं कि उनके हस्बैंड उनकी तरफ देख रहे हैं, उनकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं। जब वो जुराबें बुन रही होती हैं तब भी वो खूबसूरत लग रही होती है, उनका शौहर यही सोच रहा है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वो अपनी मोहब्बत का इज़हार करना चाहती हैं लफ्ज़ों में, लेकिन कर नहीं पाती। उनके शौहर भी चाहते हैं कि वो उनसे कहें कि वो उनसे प्यार करती हैं, लेकिन वो गोल मोल बातें करती हैं, सही तरीके से नहीं कहती कि वो उनसे प्यार करती हैं। सेक्शन 1 या पार्ट 1 जो है वो एंड हो गया है, जिसका नाम द विंडो था। पार्ट 2 स्टार्ट होता है जिसका नाम है टाइम पासिस, सबसे शॉर्ट है, इसके 10 चैप्टर हैं। अब टाइम पासिस जो है वो थोड़ा सा टाइम पीरियड दिखाता है जिसके अंदर एंड्रयू जो है वो बड़ा हो गया है, प्योर भी शादी कर चुकी है। एंड्रयू और प्योर जो है, एंड्रयू प्योर से कहती है कि जाके लाइट लेके आओ क्योंकि हॉल के अंदर लाइट नहीं है, और सिर्फ एक कार्मिशेल जो है उनकी बत्ती एक चल रही है। आगे दिखाया जाता है कि मिस्टर रामजी जो है वो स्टैम्बलिंग कर रहे हैं, टकराते टकराते हाथ आगे बढ़ाए हुए जैसे अंधे चलते हैं वैसे चल रहे हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। सुबह का अंधेरा वक्त है और अचानक से मिसेस रामजे जो है वो फौत हो चुकी हैं एक नाइट पहले, और मिस्टर रामसे ने अपने हाथ आगे की तरफ बढ़ाए हुए हैं और उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। समर हाउस जो है वो अब बिल्कुल डिजर्टेड एम्प्टी हो चुका है, साइलेंस है, लोनलीनेस है। मिसेस मैकबी भी उसको साफ कर करके थक चुकी हैं, वो उसका ख्याल नहीं रखती। हालांकि वो वहाँ पे केयर टेकर है, लेकिन उनकी उम्र भी अब 70 साल हो चुकी है, अपने 2 बच्चे हैं उनके, तो वो खासा ध्यान नहीं देती। प्योर जो है वो प्योर रामसे ने शादी कर ली थी और बच्चा पैदा करते हुए चाइल्ड बर्थ में वो मर जाती है। एंड्रयू भी जो है वो जंग में वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेता है, लेकिन फ्रांस के शेल एक्सप्लोजन से मर जाता है। अब 3 लोग मर चुके हैं, एक प्योर मर चुकी है, एंड्रयू मर चुका है और मिसेस रामसे मर चुकी हैं। मिस्टर कार्मिशेल जो है वो पैकड़ जो कि पोइट्री करना पसंद करता था वो सक्सेसफुल हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस होती है उसकी, पोइट्री में इंटरेस्ट रखता है और काफ़ी फेमस राइटर बन जाता है। मिसेस मैकबी जो होती हैं वो समर हाउस का ख्याल रखती है। उनको एक दिन एक लेटर आता है कि भाई समर हाउस को तैयार, जो बैड कंडीशन में उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि मिस्टर और मिस्टर रामसे की फैमिली वापस आके समर हाउस में समर की छुट्टियां गुजारेगी। तो वो फ़ौरन तो उसको साफ़ नहीं कर पाती, वो भी बूढ़ी हो चुकी होती हैं। कुछ लोगों की मदद लेती हैं, 5-6 दिन में घर को साफ़ कर देती हैं। सारे लोग आना शुरू हो जाते हैं। लिली भी आती है जो पेंटिंग करने वाली होती है, साथ मिस्टर कार्मिशेल भी आते हैं जो कि पैकड़ होते हैं। मिस्टर एंड मिसेस बैंकविथ भी आते हैं, विलियम बैंकविथ भी आते हैं, और वो लोग वहाँ पे बहुत ही एग्जॉस्टेड और थके हुए आते हैं। अब पार्ट 3 जिसका नाम है द लाइट हाउस, जिसमें जर्नी कंप्लीट होगी, इसके भी 13 चैप्टर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। लिली जो है वो अपनी आती है बहुत थकी हुई और वंडर कर रही होती है कि मिसेस रामसे के बाद वो यहाँ पे क्यों आई है। मिसेस रामसे डेड हो गई हैं, अब यहाँ पे कोई मज़ा नहीं आएगा। इतने में मिस्टर रामसे जेम्स और कैम जो है वो लाइट हाउस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसे लगता है कि वो सुबह सुबह जल्दी चले जाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा सो जाते हैं और सुबह सुबह नहीं उठ पाते, जिसकी वजह से मिस्टर रामसे जो होते हैं वो गुस्से में होते हैं। अब वो बूढ़े भी हो चुके हैं और गुस्सा भी ज़्यादा करते हैं। लिली अकेले बैठ के नाश्ता कर रही होती है, वो फिर मिसेस रामसे के बारे में ही सोच रही होती है और ये सोच रही होती है कि अब उसका इस समर हाउस से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मिस्टर रामसे जैसे ही उसके पास गुजरते हैं, लिली प्रिटेंड करती है कि वो खाली कप से चाय पी रही है। वो अब मिस्टर रामजी को ऑब्जर्व करती है, वो काफ़ी अलोन और पैरिश लगते हैं मिस्टर रामजी। साथ ही साथ उसी वक्त ओल्ड जो कार्मिशेल हैं वो आते हैं, अपना कॉफ़ी का कप लेते हैं और दूर चले जाते हैं। लिली 10 साल पुरानी बातें याद करती है कि टेबल किस तरह से भरी होती थी और किस तरह से उसने सोचा था कि वो अपनी पेंटिंग के अंदर एक ट्री को भी डालेगी, लेकिन वो डाल नहीं पाती। और ऑल ऑफ सडन उसे अपनी पेंटिंग के बारे में याद आता है और वो उस पेंटिंग को फिनिश करने के लिए एक कुर्सी खींचती है और अपने काम पर लग जाती है, और लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाती क्योंकि मिस्टर रामजी उसको देख रहे होते हैं।
होते हैं। अब जेम्स जो है वो 16 साल का हो चुका है और जो कैम है वो 17 साल की हो चुकी है। लिली जो है वो 44 की है, स्टिल अनमेरिड है और मिसेस रामसे मर चुकी हैं। मिस्टर रामसे जो है वो लिली से पूछते कि अगर तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए, वो कहती है नहीं मेरे पास सब कुछ है। एक ऑकवर्ड पास आता है, वो लोग सी को देख रहे होते हैं लेकिन उनके बीच में कोई बात करने की कोई बात नहीं होती। लिली जो है वो पेनफुल डिसर्टेड फील करती है मिस्टर रामसे के लिए, लेकिन कोई हमदर्दी या सिंपैथी नहीं जता पाती। इसके बाद कैम और जेम्स जो हैं वो सीन के अंदर अपेयर होते हैं, जो कि काफ़ी अफसुर्दा हैं, पुरानी यादों में खोए हुए हैं और वो लिली उनको देख के भी एम्प्टी फील करती है और अब उन्होंने सी की वॉयज पे जाना है, मतलब लाइट हाउस की वॉयज इख्तियार करनी है। मिस्टर रामसे जाते हुए लिली को सल्यूट करते हैं जैसे बहरी जहाज़ के कैप्टन सल्यूट करते हैं। लिली अपनी पेंटिंग में मशगूल हो जाती है। रिलैक्स होते ही वो 5 से 6 स्ट्रोक्स लगाती है, कोशिश करती है कि अपनी पेंटिंग कंप्लीट करे और अपनी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में गुम हो जाती है पेंटिंग बनाते हुए। जब मिस्टर रामसे जो समंदर में कश्ती में बैठते हैं तो समंदर खासा काम होता है और लिली भी उनकी बोट को जाते हुए देख रही होती है। मिस्टर रामसे जो मिडल में बैठे होते हैं, एक साइड पे जेम्स बैठा होता है जो कि स्टेयर कर रहा होता है, मतलब जो समंदर में जिस चीज़ से कश्ती चलाते हैं उसको चला रहा होता है और जेम बैठी होती है मैप लेके देख रही होती है कि किस तरफ जाना है। वो अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन बच्चे बात नहीं करते, वो इसलिए क्योंकि वो दोनों नाराज़ होते हैं कि वो इतने बड़े हो गए हैं। उनके बाप को अब सूझी है कि वो उनको लाइट हाउस लेके जाए। अब वो गुस्से और फटीक के साथ बैठे होते हैं। आखिरकार बोट हिलना शुरू हो जाती है। मिस्टर राम से बातें करने की कोशिश करते हैं बच्चों से, लेकिन बच्चे बिल्कुल बात नहीं करते। वो अपने बाप को बिल्कुल पसंद नहीं करते और अपने बाप को समझते कि ये ज़ोर से काम लेता है और हमारे से वो चीज़ें कराता है जो हम करना नहीं चाहते। मिस्टर राम से क्यों जा रहे होते हैं लाइट हाउस में? मिस्टर राम से इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनकी बीवी जो है वो वहाँ पर चीज़ें भेजा करती थी और वो अपनी बीवी की याद ताज़ा करने, अपनी बीवी की यादों को ज़िंदा रखने के लिए लाइट हाउस जाते हैं। और वो इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि वो शुरू में जब पहले आते हैं तो वो लाइट हाउस नहीं जा पाते, जबकि उनकी बीवी चाहती है कि वो लाइट हाउस जाएँ। अब वो अपनी बीवी की आखिरी ख्वाहिश कहने के पूरी कर रहे होते हैं लाइट हाउस जाके। जेम्स जो है वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता। जब मिस्टर राम से अचानक से चैम से कोई सवाल पूछते हैं कि हम गलत तरफ जा रहे हैं, कंपास तुमने सही नहीं पकड़ी हुई, तुम्हें पता नहीं है, तो चैम जो है बजाय इसके वो शाउट करे, मिस्टर राम से को लगता है वो जवाब देगा लेकिन वो जवाब नहीं देता। वो अपने बाप को सिर्फ ये समझती है कि ये बहुत वायलेंट इंसान है और चुप हो जाती है। जिनकी खामोशी देख के मिस्टर राम से भी कहते हैं अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो मैं भी नहीं करता, और वो रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। लिली जो है वो अपने मिस्टर राम से के बारे में सोच रही होती है, अनईजी हो रही होती है, सोच रही होती है कि मुझे सिंपैथेटिक रहना चाहिए था, उनके साथ उनका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन उनसे हमदर्दी करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं उनको ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। अब मिंटा और पॉल भी आ जाते हैं। वो दोनों अब शादीशुदा दिखाए जाते हैं, उनके 2 बच्चे भी होते हैं और मिंटा और पॉल का लव जो है वो गुम हो चुका होता है और वो खासे लड़ रहे होते हैं, जिसके ऊपर लिली जो है वो खुश महसूस करती है कि शुक्र उसने विलियम बैंक से शादी नहीं की, अगर वो उनसे शादी कर लेती तो उसकी ज़िंदगी का सारा प्लेयर ख़त्म हो जाता, वो सारी ज़िंदगी उसका अब एक अच्छा दोस्त बन के रहेगा। शुक्र है कि वो उसकी दुश्मनी बनी। वो कैरामल से वो कार मिशाल से बहुत सारे सवाल पूछना चाहती है लेकिन वो नहीं पूछ पाती। इसके अलावा आगे ये दिखाया जाता है कि लिली जो है वो मिस्टर रामसे के लिए और ज़्यादा अफसुर्दा फील करती है, लेकिन वो अपनी कोई उनकी मदद नहीं कर सकती। समंदर में गर्मी बढ़ती चली जा रही होती है, जो यानी कि वो जो कश्ती में बैठे हुए होते हैं जेम्स, कैम और मिस्टर रामसे, वो अब गर्मी का शिकार हो रहे होते हैं और जेम्स और गुस्सा हो रहा होता है और कैम भी और गुस्सा हो रही होती है। लिली जो है वो अपनी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में अपनी पेंटिंग कंप्लीट करने की कोशिश करती रहती है। आखिरकार मिस्टर रामसे वगैरह लाइट हाउस पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद जेम्स भी बहुत गुस्सा होता है, कैम भी बहुत गुस्सा होती है। जैसे वो वहाँ पर पहुँचते कैम को नए नज़ारे देखने को मिलते हैं तो वो अपने बाप से खासी मुतासिर होती है, समझती है कि मेरा बाप अच्छा इंसान है। और जो मिस्टर रामसे को भूख लग रही होती है तो वो जो सैंडविच है वो अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं और कहते हैं कि जेम्स जो है उसने वक्त पे उनको पहुँचा दिया। जेम्स एक फास्ट यंग बॉय है। जो तारीफ सुनने के बाद जो कि जेम्स सारी ज़िंदगी से अपने बाप से एक्सपेक्ट कर रहा होता है, सुनने के बाद वो भी अपने बाप से खासा मुतासिर हो जाता है और अपने बाप को अच्छा समझने लगता है। इसके अलावा लिली जो है वो दूर नज़र से देखती है तो वो देखती है कि मिस्टर रामसे, अब वो एक ख्याल सोचती है मिस्टर रामसे अब तक तो लाइट हाउस पहुँच गए होंगे। जो और कार मिशेल है वो भी ये सोचता है, उसके साथ खड़े होकर उसकी पेंटिंग देख रहा होता है, ये सोचता है कि वो भी अब पहुँच गए होंगे, दोनों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
और वो दिमाग में एक ही ख्याल सोच रहे होते हैं ऑन द सेम स्पॉट। ये होता है कि लिली जो है वो अपनी पेंटिंग कैनवस की तरफ देखती है, अपनी पिक्चर वो देखती है और ब्रश रख देती है। इसका मतलब है कि उसकी पिक्चर कंप्लीट हो गई होती है, उसने जो पिक्चर बनानी होती है वो आखिर मुकम्मल बना चुकी होती है, पिक्चर कंप्लीट हो चुकी होती है। मिस्टर रामजे जो हैं जेम्स और कैम के साथ लाइट हाउस चले जाते हैं अपनी बीवी मिसेस रामजे की यादें पूरी करने के लिए। उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नोट्स जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इतनी लंबी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।